गुड आफ्टरनून बच्चों, यूनियन बिहार पूर्णिया के लाइव क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मिथिलेश सर, कंप्यूटर साइंस में। आज हम लोग बात करेंगे क्रैश कोर्स में हमारा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन सी में, इसमें हम लोग एक सीधा सा समझते हैं कि जो क्रैश कोर्स में कॉन्सेप्ट है उसका सीधा सा कि जो हमारा जो तैयारी है वो लास्ट टाइम में किस तरह से और हम उसको किस तरह से और ज़्यादा बेहतर या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी मान के चला जा सकता है कि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं या आते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन को आपस में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप में पहला, व्हाट इज साइज ऑफ द फ्लोट डेटा टाइप इन C++। अब हम लोग जब डेटा टाइप का जो साइज के बारे में पढ़े थे तो वहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ों को ध्यान दिए थे, यानी कुछ चीज़ों को हम लोग नोट किया था। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं कैरेक्टर की, यानी जितने भी डाटा टाइप। अब यहाँ हम क्वेश्चन लिए फ्लोट डेटा टाइप का, बट फ्लोट के अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन आए तो वो हमारा ना छूटे। जो हमारा कैरेक्टर होगा, ये कैरेक्टर डेटा टाइप लेगा हमारा 1 बाइट। ठीक है, उसके बाद बुलियन, बुलियन को शॉर्ट में लिखते हैं और ये हमारा लेगा 1 बाइट। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट, ये हमारा लेगा 2 बाइट। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, तो ये जो शॉर्ट हमारा जो लिख रहा है कैरेक्टर हो गया, यानी कैरेक्टर वगैरह का जब यूज करेंगे तो 1 बाइट लेगा। बुलियन में ये बुलियन ओनली फॉर ट्रू और फॉल्स के केस को अप्लाई करते हैं तो वहां पे हमारा लेता है शॉर्ट, जो हमारा 2 बाइट लेगा ये इंटीजर वैल्यू को, यानी जो छोटे स्तर पे जब हम लोग इंटीजर वैल्यू को डिक्लेयर करते हैं तो उस केस में हम लोग लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जब फ्लोट लेंगे तो ये हमारा लेगा 4 बाइट का। इंटीजर ये हमारा 4 बाइट का लेगा। ठीक है, डबल ये हमारा 8 बाइट लेगा। अब यहां से एक बात क्लियर हो गया कि जो हमारा कैरेक्टर टाइप का डेटा है वो हमारा 1 बाइट का स्पेस लेगा। बुलियन में शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं, ये हमारा 1 बाइट लेगा। शॉर्ट यानी ये और इंटीजर दोनों को लेते हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटीजर जो हमारा 2 बाइट का लेता है, बट C++ में इंटीजर के लिए स्पेशली हम लोग 4 बाइट लिखते हैं। ये ऑप्शन में अगर आए तो हमको इंटीजर के लिए 4 बाइट देना होगा। इंटीजर इन शॉर्ट टर्म में अगर यूज करने के लिए कहा जाता है तो वहाँ 2 बाइट लेते हैं, फ्लोट में 4 बाइट और डबल में 8 बाइट लेते हैं। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन क्या था, साइज ऑफ द फ्लोट, तो ये हमारा हो जाएगा 4 बाइट का। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड C++ डेटा टाइप। अब कौन वैलिड नहीं है, किसके लिए, C++ डेटा टाइप के लिए। तो अब यहाँ क्या बात कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, फॉलोइंग नॉट वैलिड इन C++। अब यहाँ देख रहे हैं डाटा टाइप। यहाँ हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो क्वेश्चन हमारा है, इस क्वेश्चन का ही इसमें आंसर है। कैसे आंसर है, इंटीजर डिक्लेयर कर रहे हैं, डबल ये भी डिक्लेयर कर रहे हैं, कैरेक्टर किए हैं, बट बुलियन को हम लोग शॉर्ट में लिखे हैं BWL, यानी 1 बाइट का स्पेस लेता है। तो यहाँ क्या देखना है कि ये जो हमारा डेटा टाइप नहीं है, पहला। दूसरी बात क्या होगा, ये जो नॉट का जो टर्म है, जब हमको क्वेश्चन देखना होगा या क्वेश्चन को जब हम पढ़ते हैं तो क्वेश्चन को थोड़ा सा अस्थिर से पढ़ना होगा ताकि हम उसके बारे में प्रॉपरली समझ सके और क्वेश्चन का आंसर हम दे सकें कि किस क्वेश्चन में नॉट का यूज किया गया, किस क्वेश्चन में नॉट का यूज नहीं किया गया। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए वैलिड C++ डेटा टाइप, तो ये जो हमारा हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा बुलियन। बुलियन में चूंकि शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं BOOL। ठीक है, यानी पहला क्वेश्चन में फ्लोट के लिए था हमारा कि फ्लोट डेटा टाइप का कितना स्पेस लेता है। दूसरा था कि कौन नहीं है, तो ये सब है। अगर बुलियन में BOOL लिखा रहता तो ये वैलिड होता, यहाँ पे कंप्लीट बुलियन लिखा गया जो इसका आंसर ये वैलिड नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। तो अगले क्वेश्चन में हमारा क्या है, इन C++ which function is used to dynamically allocated memory। डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी को यूज करने के लिए, यानी हमको मेमोरी को क्या करना, लेना। तो अब यहाँ 2 टर्म यूज किए जाते हैं, न्यू और डिलीट। ठीक है, तो न्यू क्या होता है कि मेमोरी के स्पेस को क्रिएट करता है, एलोकेट करता है, और डिलीट क्या करता है, उस जो यूज स्पेस को क्या करता है, फ्री करता है। तो यहाँ पे यूज्ड के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, न्यू का टर्म यूज करेंगे। ठीक है, यानी न्यू यूज होगा। ठीक है,
अब बात करते हैं व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर फॉर मेंबर ऑफ ए क्लास इन C++। अब एक ऐसा डिफॉल्ट मेंबर ऑफ क्लास इन C++, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 3 तरह का यूज करते हैं, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, प्राइवेट। ठीक है, तो होता क्या है कि जो पब्लिकली डाटा होता है वो अनदर क्लासेस में भी क्या हो सकता है, कॉल कर सकता है। बट यहाँ क्या कर डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर, तो डिफॉल्ट का जब जैसे ही टर्म आएगा जो प्राइवेट डेटा होता है हम लोग उसी में यूज कर सकते हैं, केवल उसी फंक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ क्या होगा, डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर में प्राइवेट होगा। अब आगे बात कर रहे हैं हम लोग क्या किया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए स्टूडेंट ऑफ ए क्लास स्टूडेंट। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, क्लास स्टूडेंट देन ऑब्जेक्ट है, यानी स्टूडेंट नाम का एक क्लास बनाना। सीधा सा बात है, जिस नाम से भी अगर हम क्लास बनाते हैं तो उस नाम को क्या करते हैं हम लोग, पहले डिनोट करते हैं। तो किस नाम से बना रहे हैं हम लोग, क्लास स्टूडेंट। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के नाम से बनाना। ठीक है, स्टूडेंट बनाने के बाद क्या करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट नेम दे रहे हैं तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट नेम को, यानी यहाँ ये हो जाएगा क्लास नेम और आगे हो जाएगा ऑब्जेक्ट नेम। तो ऑब्जेक्ट में अगर शॉर्ट फॉर्म में जो भी लिखना हम वो लिख सकते हैं। अब ये बात बताओ, जो स्टूडेंट हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे स्टूडेंट ब्रैकेट के कारण गलत हो गया। ये क्या है कि स्टूडेंट को टर्मिनेट कर रहा है, ऐसा सिंटेक्स होगा नहीं, ये गलत हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को पहले लिया, स्टूडेंट को बाद में लिया, ये भी नहीं होगा। तो हमारा हो जाएगा स्टूडेंट और ऑब्जेक्ट, यानी स्टूडेंट नाम से ये हमारे लिए क्या हो गया, क्लास, और स्टूडेंट नाम से क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। तो स्टूडेंट यानी क्लास देन ऑब्जेक्ट नेम, तो ये हमारे लिए ये सिंटेक्स सही है। अब आगे बात कर रहे हैं हम लोग क्या, कि हमारा जो क्वेश्चन है यानी डेटा टाइप को हम लोग मेनली जो इसके जो स्पेस या साइज को जो डिफाइन करते हैं, तो सीधी सी बात है क्या कि हम लोग किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए या उसके साइज का या स्टोरेज प्लेस को जो डिफाइन करते हैं, तो वो डेटा टाइप में किस तरह से हम लोग यूज कर पा रहे हैं उस चीज़ को हम लोग को कहीं ना कहीं याद रखना होगा और ध्यान रखना होगा कि किसका कितना साइज यूज किया जा रहा है। उसके रिगार्डिंग हमें क्या होगा, आसानी होगी कि हम डाटा टाइप का या क्वेश्चन में हो जाए या ऑब्जेक्टिव में हो जाए या लॉन्ग क्वेश्चन में हो जाए, तो वहाँ से हम डाटा टाइप का साइज को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब इस कोड का क्या आउटपुट हमारे पास निकल करके आएगा। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग क्या होता है कि ये प्री डिफाइन या प्री इंक्रीजमेंट या पोस्ट इंक्रीजमेंट। ठीक है, प्री का मतलब हो गया पहले इंक्रीजमेंट होना और पोस्ट इंक्रीजमेंट का हो गया यानी बाद में इंक्रीज होना। ठीक है, यहाँ हम लोग क्या बात कर रहे हैं, व्हाट विल आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, यानी एक्स में क्या लिए हम लोग एक 5 वैल्यू लिए। अब इस 5 वैल्यू को जो लिए हम लोग, तो ये हम क्या देख रहे हैं कि सी आउट में प्लस प्लस एक्स कर दिए, यानी सी आउट हम लोग क्या करते हैं आउटपुट कमांड के पर्पज से यूज करते हैं। तो वैल्यू क्या करें, प्लस प्लस एक्स करें, तो ये जो हमारा हो जाता है ये हमारा कहलाता है प्री इंक्रीजमेंट। ठीक है, प्री इंक्रीजमेंट में क्या हो गया कि ये पहले इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी हम x में वैल्यू को लिए हैं 5 प्लस प्लस करें, यानी जो 5 का वैल्यू है इसमें क्या करें +1 करें, तो ये हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये आउटपुट जो है आंसर आ जाएगा 6। अब यहीं पे अगर ये टर्म यूज करें, अगर हम लोग यहाँ पे x को ले लिए, x के वैल्यू को क्या कर रहे हैं, x ले लिए और सी आउट में x प्लस प्लस, तो इस केस में जब इसका आउटपुट हमारे पास निकल के आएगा तो क्या हो जाएगा, x में वैल्यू क्या है 5, यानी उसके बाद आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ सीधा से समझना है कि x में वैल्यू को 5 लिए, जैसे ही इसको हम लोग आउटपुट ले रहे हैं, तो आउटपुट लेने के केस में क्या होता है, इस केस में प्लस प्लस एक्स के केस में क्या होता है कि वैल्यू को पहले क्या करता है, इंक्रीज करता है देन आउटपुट देता है। बट
एक्स प्लस प्लस वाले केस में यानी पोस्ट इंक्रीजमेंट वाले केस में क्या होता है कि वैल्यू को जो हमारा इनपुट वैल्यू है उसको देता, देन यानी आउटपुट देने के बाद देन इंक्रीज करता है। जब नेक्स्ट टाइम इसी वैल्यू को अगेन प्रिंट करेंगे तब जाके ये इंक्रीज होगी, हमारा वैल्यू होगा 6। लेकिन फर्स्ट टाइम में जैसे ही आउटपुट लेंगे तो इस केस में हमारा वैल्यू क्या देगा, 5 ही देगा। यानी पहले वो वैल्यू को प्रिंट करेगा देन इंक्रीज करेगा। इस केस में क्या होता है कि वो इंक्रीज करके प्रिंट करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या है कि हमारे पास फॉलोइंग करेक्ट वे टू डिक्लेयर ए कांस्टेंट इन C++। अब यहाँ क्या कर रहे हैं कि हमारे पास डिक्लेयर करने का तरीका कौन कौन सा है, किसमें, कांस्टेंट टर्म में। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट को सिंपली क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट इंटीजर, चूंकि इंटीजर टाइप के डेटा टाइप को ले रहे हैं, 10 मान लो डिफाइंड जो भी करना है, इंटीजर कांस्टेंट x = 10। ठीक है, एक होता है प्री डिफाइन में कर सकते हैं, डिफाइन x .10 यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा 10। ये लगभग सारे फंक्शन में यूज किया जा सकता है, तो ये इस तरीका से कर सकते हैं। तो करेक्ट फॉर्मेट कौन सा है, तो करेक्ट फॉर्मेट क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, यानी सारा फॉर्मेट हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, किसमें, C++ में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यानी फॉलोइंग नॉट एन उप्स प्रिंसिपल इन C++। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कितने प्रिंसिपल हैं और कौन कौन नहीं है, तो इसमें क्या करें, नॉट, कौन नहीं है, तो कौन नहीं है तो एक से ज्यादा प्रिंसिपल हमारे पास क्या होगा, एक से ज्यादा सिद्धांत हमारे पास इसमें ऑप्शन में होंगे। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के प्रॉपर्टीज को हम लोग जानते हैं कि अपर क्लास यानी पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट होकर के क्या होता है, चाइल्ड क्लास में जाता है। ठीक है, प्रोमोफिज में क्या हो गया कि मेनी वे, मेनी फॉर्म वगैरह का टर्म का यूज किया जाता है, एब्स्ट्रैक्शन भी यूज किया जा सकता है। अब ये जो टर्म है ये क्या हमारे लिए नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये सारा हमारे पास है। ठीक है, अब आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब आउटपुट हमारा क्या होगा, अब इससे पहले क्वेश्चन में हम लोग क्या किए थे, पहले ही देख चुके थे कि वहां पे हमारे पास था ++x, इसका आउटपुट हमारे हमसे मांगा जा रहा था। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि जो x का वैल्यू है और आउटपुट के रूप में ये चाह रहे हैं, तो क्या होता है कि x के वैल्यू को पहले इंक्रीज किया जाता है और आउटपुट हमें मिलता है। बट x++ के केस में क्या हो जाएगा, x का जो वैल्यू है वो एज इट इज सेम होगा। ठीक है, इस वाले केस में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। एक बार जो है क्या करेगा, इसी वैल्यू को प्रिंट करेगा जो x का वैल्यू होगा। बट इस वाले केस में क्या होगा, x का वैल्यू एक इंक्रीज हो जाएगा, या जो भी 1 या 2 इंक्रीज करना हो तो वो हो सकता है। इस वाले में x का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा और इस वाले में x का जो भी वैल्यू वो एज इट इज प्रिंट होगा। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि x का वैल्यू 10 है और x++ कर रहे हैं, तो x++ कर रहे हैं तो इसमें हमारा क्या आउटपुट हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अगर यही यहाँ पे इस सिंटैक्स की जगह रहता Cout ++x, देन हमारा आउटपुट क्या हो जाता, 11 हो जाता। ठीक है, यानी करना क्या, ++x है तो हमारा जो वैल्यू है उसमें इंक्रीज कर देंगे, x++ है तो हमारा जो वैल्यू x का वही वैल्यू हमारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या देख रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू इंक्लूड ए फाइल इन C++। अब किसको यूज करते हैं हम लोग इंक्लूड फाइल के लिए, किसमें, C++ के लिए। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं कि हम लोग मेनली सारा जो फंक्शन यूज कर रहे हैं किसको यूज कर रहे हैं। ठीक, तो किस वैल्यू को यूज करने के लिए, किस वैल्यू को यूज करने के लिए, यानी हम लोग क्या करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू इंक्लूड ए फाइल इन C++। इंक्लूड यानी हम लोग प्री डिफाइंड प्रोसेसर में जो डिफाइन करते हैं तो वो किसको यूज करते हैं, हम लोग का जो प्रोग्रामिंग का जो सिंटैक्स स्टार्ट होता वो हमारा क्या होता, #include से। तो #include किस में यूज किया गया, ये फाइल है, इंक्लूड हैच इधर आ गया, तो हमारा इसमें यूज किया गया। ठीक है, आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड वेरिएबल नेम इन C++। वैलिड वेरिएबल नेम। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वैलिड वेरिएबल नेम यानी जो डेटा टाइप होगा, डेटा टाइप, देन हमारा वेरिएबल को जो इनिशियलाइज करें या वेरिएबल को जो इनिशियलाइजेशन किए उसका नाम होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या देख रहे हैं
नॉट कौन नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या किए थे, जो नंबर है वो हमारा नंबर पहले यूज नहीं होगा, यानी डेटा टाइप के बाद नंबर यूज नहीं होगा। तो डाटा टाइप के बाद केवल और केवल एक ऑप्शन है जिसमें नंबर यूज किया गया। यहाँ भी वैल्यू है, यहाँ भी वैल्यू है, और ये अंडरस्कोर साइन के साथ वैल्यू है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, जो वैलिड नहीं है। अब आगे देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप हैज द लार्जेस्ट स्टोरेज साइज इन C++। अभी हमने पहले क्वेश्चन में डिफाइन किया था कि इंटीजर के लिए हम लोग कितना यूज कर रहे हैं, 4 बाइट का, फ्लोट के लिए यूज कितना कर रहे हैं, 4 बाइट, डबल के लिए 8 बाइट, और कैरेक्टर के लिए 1 बाइट। तो सबसे लार्जेस्ट स्टोरेज साइज कौन सा हो जाएगा, डबल का, यानी जो हमारा 8 बाइट का ले रहा। चूंकि ये सीक्वेंस में हमारे सारे ऑप्शन को अगर हमें पता हो तो हम आसानी से उसी को समझ सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आगे, व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स टू डिक्लेयर ए फंक्शन इन C++ रिटर्न इन एन इंटीजर वैल्यू। कौन दे सकता है हमको रिटर्न वैल्यू का, ठीक है। तो कौन दे सकता है, यानी फंक्शन के केस में कर रहे हैं, तो फंक्शन के केस में जब भी हम लोग डिक्लेयर करेंगे तो डेटा टाइप देन फंक्शन नेम, ठीक है। तो डेटा टाइप के साथ फंक्शन, तो ये ब्रैकेट के कारण और हमारे लिए ये सही होगा, यानी पहले डेटा टाइप देन फंक्शन को करली ब्रैकेट में देन टर्मिनेट करेंगे, तो ये हमारे लिए सही सिंटेक्स होगा। अब आगे, विच ऑपरेटर यूज टू एक्सेस मेंबर क्लास इन C++। कौन सा एक्सेसिंग मेंबर है, ठीक है। एक्सेसिंग मेंबर के लिए हम लोग यूज क्या करते हैं, डॉट और एरे ऑपरेटर, ठीक है। तो डॉट और एरे ऑपरेटर हो गया, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये भी सही होगा और ये भी सही होगा, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ A एंड B, यानी एक्सेसिंग जो मेंबर होगा वो हमारे पास हो जाएगा A एंड B। ये जो डॉट डॉट है, ये इस तरह से डॉट डॉट जो दिख रहा है, इसको कहते हैं हम लोग रिसोल्यूशन स्कोप ऑपरेटर, ठीक है। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। यहाँ क्या देख रहे हैं, आउटपुट मांगा जा रहा है किसका, तो एरे का, ठीक है। तो एरे के क्लास में हम लोग जो प्रीवियस जो नॉर्मली जो क्लास जो चल रही थी, तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारा जो क्लास है तो उसको हम लोग किस तरह से एरे को जो किस तरह से हम लोग डिफाइन करें, पहला। दूसरा क्या, नंबरिंग भी किस तरह से हम उसको कर पा रहे हैं, यानी जो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, आउटपुट मांगा जा रहा, मेन फंक्शन का पार्ट हो गया, एरे को डिफाइन किया कितना, नंबर ऑफ 3 पैकेट को, और वैल्यू को क्या कर दिया हम लोग, इनिशियलाइज कर दिए 10, 20 और 30। अब ये 1, ठीक है। नॉर्मल काउंटिंग में जब बात करते हैं तो हम लोग किसी भी नंबर को जब काउंटिंग शुरू करते हैं तो 1, 2, 3 से स्टार्ट करते हैं, बट हम लोग जब इंडेक्सिंग करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट में, तो इंडेक्सिंग हमारा कहाँ से शुरू होता है, वो हमेशा होता है शुरू होता है 0, 1, 2, 3, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करें एरे 3, तो एक तरह से हमारे पास एक पैकेट है, कितने, 3 पैकेट है, 1, 2, 3 पैकेट हो गया, और ये हमारा लास्ट नल पैकेट होगा, यानी ब्लैंक पैकेट होगा, इसके बाद कोई वैल्यू नहीं होगा। तो ये जो इंडेक्सिंग होगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, ठीक है, 0, 1, 2। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, जो हमारा जो वैल्यू जो है, पहला वैल्यू में क्या है 10, दूसरा में क्या 20, और तीसरा वैल्यू 30। तो यहाँ कह रहा है क्या कि आउटपुट हमको चाहिए किसका, एरे का 1, यानी एरे के कौन से पैकेट, यानी 1 पैकेट में कौन सा वैल्यू है, तो 1 पैकेट में वैल्यू क्या 20, तो हमारे पास आउटपुट क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी एरे का जो पैकेट डिफाइंड है उस पैकेट के अनुसार 1 की बात कर रहा है तो 1 में 20 है, अगर 2 का था तो 30 और 0 का था तो 10 हमारे पास वैल्यू होता है, ठीक है। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन। यहाँ पे हम लोग मैथमेटिकल टर्म में इसका आंसर नहीं देना है, 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2.5 हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये हमारे लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में गलत हो जाएगा। ये मॉड्यूल का यूज किया जा रहा, तो यूज किया जा रहा तो इसमें केवल और केवल इंटीजर पार्ट को यूज होगा, यानी इंटीजर वैल्यू जो हमारा जो आएगा वो यूज होगा, उसके बाद जो डेसिमल जो भी पार्ट होगा उसका कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं होगा। तो ये जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये जो 2 आ गया तो ये 0.5 होगा, तो ये जो इंटीजर से बिफोर का जो रिजल्टेंट होगा इसी को हम लोग क्या करते हैं आगे के प्रोग्राम में यूज करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमारे लिए आउटपुट क्या निकल के आ जाएगा, केवल और केवल 2 हो जाएगा।
यानी रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन 5/2 इन C++। तो सी नॉर्मल मैथमेटिक्स में यही आउटपुट हमारे लिए क्या होता है, 2.5 होता है। ये हमारा मैथमेटिकल नॉर्मल मैथमेटिकल टर्म यूज करते हैं, लेकिन इसी को जब प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में इसको जब डिवाइड कर रहे हैं तो उस केस में केवल और केवल इंटीजर पार्ट के वैल्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, यानी इंटीजर वैल्यू डिक्लेयर कर रहे हैं और डेसिमल वैल्यू को हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टर इन C++। अब यहाँ क्या करें, कंस्ट्रक्टर का क्या पर्पस है, तो किस पर्पस से हम लोग इस कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं, किस में, C++ के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टर इन C++, यहाँ क्या है कि इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में क्लास को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं सेम नेम का। इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, अब बात करें आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड C++ कॉमेंट सिंटैक्स। C++ का कौन सा वैलिड कॉमेंट सिंटैक्स है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमारा C++ में जैसे कुछ कमेंट का जो मेनली यूज क्यों होता है, उसके पीछे कारण क्या है कि जब हम लोग कोई बड़े प्रोग्राम को लिखते हैं, ठीक है, उसमें क्या यूज किए, क्या इंप्लीमेंट किए, तो उसके कोटेशन में या कमेंट सेक्शन में हम लोग कुछ लिखते हैं, ताकि हम फर्दर अगर बाद में उस प्रोग्राम को देखें तो हम उस कमेंट सेक्शन से समझ जाए कि हम इसमें क्या किए थे। ठीक है, प्रोग्रामर क्या होता है, जब रीयूज की बात आती है तो उस सेक्शन को हमारे लिए बेहतर होता है। कमेंट सेक्शन किसी अनदर यूजर को भी समझना क्या होता है, आसान होता है। बस बात हो रही थी क्या कि वैलिड कमेंट सेक्शन का, तो यहाँ पे हमारे पास जो कमेंट सेक्शन होता है तो वो कई तरीका से लिखने वाला, ये जो पार्ट होता है ये HTML वगैरह में लिखा जाता है। ठीक है, ये तो पहले ही बाहर हो गया। ठीक है, जब हम लोग सिंगल लाइन कमेंट लाइन की बात करते हैं, ठीक है, जब हमको अगर हम यहाँ दिखा रहे हैं कि सम इक्वल टू a प्लस बी, यहाँ पे अगर कमेंट दिखा दें एड 2 नंबर b, यहाँ हम दिखा रहे हैं कि सम इक्वल टू a प्लस बी, ये कमेंट दे दिए सम टू वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, क्या हो गया, कमेंट हो गया। कब, सिंगल लाइन के पर्पज से। बट कभी कभी क्या करते हैं कि हमको किसी सेक्शन को हिडन करना, तो उस केस में हम लोग एक कमेंट यूज करते हैं, ये वहां तक जाएगा 2 लाइन 3 लाइन को लगातार अगर हमको हिडन करना हो या कमेंट सेक्शन के रूप में कन्वर्ट करना हो तो वहां तक हम लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, एक हमारे पास ये भी कमेंट सेक्शन हो गया और ये भी हो गया। ठीक है, तो इस केस में क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड C++ कमेंट सेक्शन। जब वैलिड C++ का कमेंट सेक्शन की बात करेगा तो ये सिंगल कमेंट लाइन की बात करेगा। ठीक है, इसको जो यूज करते हैं तो ये हमारे पास सिंगल कमेंट लाइन का यूज करते हैं, और ये हमारे पास होता है मल्टीपल कमेंट। तो हम लोग क्या करें, सिंगल कमेंट की जब भी बात करते हैं तो उसके लिए ये यूज करते हैं, और मल्टीपल कमेंट की बात करते हैं तो उसके लिए हम लोग ये यूज करते हैं। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन अगर कुछ नहीं जिक्र किया गया तो बाय डिफॉल्ट हमारे लिए किसका यूज कर रहा है, सिंगल कमेंट लाइन में कौन सा वैलिड होगा, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, ये यूज होगा। यानी इस तरह से हम लोग सिंगल लाइन कमेंट दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ हम अपना जो भी मैसेज होगा वो हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वे टू डिक्लेयर टू द पॉइंटर। ठीक है, तो करेक्ट वे क्या है, पॉइंटर को डिक्लेयर करने का। तो पॉइंटर को डिक्लेयर करने का हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले जो भी डेटा टाइप होगा उसके बाद आस्ट्रिक्स देन PTR। ठीक है, तो हमारे पास इंटीजर आस्ट्रिक्स PTR, यानी ये पॉइंटर को डिक्लेयर करने का काम करता है। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा। अब आगे हम लोग देख रहे हैं, विच ऑफ द फंक्शन यूज टू प्रिंट आउटपुट। अब कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है, किसके लिए, आउटपुट के लिए, किसमें, C++ में। ठीक है, किसको यूज किया जाता है, विच फंक्शन इज यूज टू प्रिंट आउटपुट इन C++ में। अब यहाँ पे ये जो हमारा printf होता है ये हम लोग यूज करते हैं किसमें, C लैंग्वेज में, C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
ठीक है। और स्कैनअप का भी यूज करते हैं कहाँ, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक। प्रिंटअप हम लोग आउटपुट के पर्पज से यूज करते हैं, वैल्यू को हमको जब रिजल्ट लेना हो तो हम लोग प्रिंटअप का यूज करते हैं सी में। इनपुट लेना हो स्कैनअप ये का यूज करते हैं कहाँ पे, सी में। हम लोग सी प्लस प्लस में उस कोड को प्रिंटअप और स्कैनअप के टर्म को, कोडिंग को टर्म के क्या करें, कुछ चेंजेस होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, सी आउट। प्रिंटअप का जो काम होता है वही सी आउट का काम होता है, आउटपुट देने के पर्पज के लिए, ठीक है। ये आउटपुट पर्पज से होता है और ये इनपुट के पर्पज से होता है, ठीक है। विच फंक्शन यूज टू प्रिंट आउटपुट, आउटपुट की बात कर रहा था, आउटपुट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सी आउट, ठीक है। इसका डायरेक्शन को, जो सी आउट का डायरेक्शन को दिखाते हैं हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, और सी इन का डायरेक्शन को इस तरह से दिखाते हैं, यानी सिस्टम की ओर जा रहा, और सी आउट सिस्टम से बाहर की ओर आउटपुट आ रहा है, ठीक है। अब आगे क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू हैंडल एक्सेप्शन इन सी प्लस प्लस। एक्सेप्शन इन सी प्लस प्लस हम लोग क्या करते हैं, जैसे कौन सा एक्सेप्शन को यूज करते हैं, किसके लिए, हम लोग सी प्लस प्लस के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे मेनली यूज करते हैं ट्राई और कैच का। तो हमारा क्या हो जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू हैंडल एक्सेप्शन इन सी प्लस प्लस, वो हमारा हो जाएगा ट्राई कैच, ठीक है। आगे इन सी प्लस प्लस विच कीवर्ड यूज टू डिफाइन ए कांस्टेंट, कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए हम लोग कौन सा कीवर्ड को यूज करते हैं। तो कांस्टेंट को चूंकि होता क्या कि कुछ कीवर्ड यूज किया गया, जैसे हम लोग सी प्लस प्लस में जो बेसिक क्लासेस हुआ था तो उसमें हम लोग इसके कुछ कीवर्ड को डिफाइन किए थे, तो कीवर्ड तो हम लोग यूज क्या करते हैं, कांस्टेंट, ताकि वो ही उसी कीवर्ड से वो सिस्टम या प्रोग्राम क्या करता है, प्री डिफाइंड है तो उसका यूज या इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे क्या, व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स, करेक्ट सिंटैक्स फॉर ए व्हाइल लूप इन सी प्लस प्लस। व्हाइल लूप में हम लोग कौन सा सिंटैक्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो व्हाइल लूप की बात हो रही है तो सीधी सी बात है कि व्हाइल लूप का ही फॉर्मेट होगा, यहाँ लूप का कंडीशन है ये नहीं होगा, ये रिपीट का कंडीशन है ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे व्हाइल का ये हो गया, व्हाइल का हो गया। व्हाइल का क्या होता है कि जब भी हम लोग व्हाइल लिखते हैं तो व्हाइल के केस के बाद क्या होता है, कंडीशन लिखते हैं, यानी जो हमारा जो कंडीशन होगा, यानी लूप में हम लोग मेनली 3 पार्ट को लेके चलते हैं। हमारा कंडीशन होता, काउंटर होता और इनिशियल वैल्यू होता, कंडीशन होता, देन काउंटर होता है, यानी वैल्यू इंक्रीज हो डिक्रीज हो, ठीक है। इनिशियलाइजेशन जिसको कहते हैं, इसमें नॉर्मल वैल्यू क्या होगा, कंडीशन इन कहाँ तक हमको वैल्यू को जाना होगा, तो उस केस में तो ब्रैकेट के साथ कंडीशन को लिखते हैं तो हमारा ये कंडीशन सही होगा। अब आगे बात करें, स्क्वाड फंक्शन इन इज अवेलेबल इन, कहाँ अवेलेबल है, कौन सा, तो ये स्क्वायर करने के पर्पज से यूज किया जाता है। तो स्क्वायर करने के पर्पज से हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, मैथ का, ठीक है, मैथ फंक्शन यूज करते हैं। बट मैथमेटिकल टर्म के कॉन्सेप्ट को है तो मैथमेटिकल ही होगा, सी मैथ डॉट एच होता है। अगर केवल और केवल मैथ डॉट एच भी मिले तो वो भी हमारा क्या होगा, सही होगा, ठीक है। व्हाट आर द बेसिक रन टाइम एंटिटीज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम, कौन सा बेसिक रन टाइम एंटिटीज है, किसके लिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए। तो बेसिक एंटिटीज क्या होता है हमारे पास, ऑब्जेक्ट ही होता है जो हमारे रन टाइम एंटिटीज के लिए होता है, ठीक है। अब आगे देख रहे हैं हम लोग क्या, ए सी प्लस प्लस लाइन एंड विथ विच सिंबल, ठीक है। सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को एंड करने के लिए कौन सा सिंबल वगैरह का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है क्या कि हम लोग क्या करते हैं, एंड करने के लिए, एंड करने के लिए क्या करते हैं, सी हो या सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉलम यानी टर्मिनेट का यूज करते हैं, ठीक है। इस तरह से प्रोग्रामिंग के लास्ट में हम लोग टर्मिनेट लिखते हैं, एंड ऑफ विच सिंबल, तो इसी सिंबल का यूज करते हैं। कोमा हो गया, फुल स्टॉप हो गया और सेमी कॉलन हो गया। अब फादर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चूंकि हम लोग किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को समझे तो उसके फादर को समझना ज़्यादा बेहतर है। बेंजामिन स्टुपिड, ये जो हमारा क्या होगा, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फादर हैं। डेनिस रिची जो हमारे क्या है, सी प्लस प्लस के डेवलपर हैं, ठीक है। ये जो हमारे लिए एसक्यूएल का डेवलपमेंट किए थे, ठीक।
अब आगे बात करते हैं सी प्लस प्लस विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस प्लस कैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। चूंकि हम लोग इसके कॉन्सेप्ट या थ्योरी में क्या देखते हैं, ऑब्जेक्ट, चूंकि ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द ही या उसके प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट के इर्द गिर्द ही प्रोग्राम होता है, तो इसलिए हमारे लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और सी हमारे पास प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड आउटपुट ऑपरेटर। आउटपुट ऑपरेटर कौन सा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें जब भी इनपुट और आउटपुट ऑपरेटर होगा तो दो सिंबल या डबल सिंबल को एक साथ क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं। तो यहाँ क्या देख पा रहे हैं, ये दोनों सिंगल है, दोनों क्या हो जाएगा, हट जाएगा। आउटपुट की बात कर रहे हैं तो ये हमारे लिए क्या होता है, इनपुट का यूज, इनपुट के पर्पस यूज होता है, और ये हमारे लिए आउटपुट के पर्पस यूज होता है। तो आउटपुट ऑपरेटर कौन सा हो गया, तो ये हमारा आउटपुट ऑपरेटर हुआ। अब आगे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर। तो स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर का कुछ देर पहले ही जिक्र किए थे कि हमारे लिए स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर कौन सा होगा। तो उसमें बताए थे इस तरह से, जब किसी भी के प्रॉपर्टीज को दूसरे क्लास के प्रॉपर्टीज जब इनहेरिट करते हैं तो उसके लिए हम लोग इस सिंबल का यूज करते हैं, तो हमारे लिए ये हो जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम फीचर्स ऑफ, ये किसका फीचर्स, यानी प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग का या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब आगे हम लोग देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है, यानी प्रॉब्लम फ्यूज हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, एब्स्ट्रैक्शन हो गया, ये सारा इनकैप्सुलेशन हो गया, ये सारा जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या है, प्रॉपर्टीज है या फीचर्स है, ठीक है। अब आगे बात करें इंटीजर। तो इंटीजर जो हमारा क्या है, इंटीजर इज एन, तो इंटीजर क्या है कि हमारे पास डेटा टाइप है, वो किस तरह का, बिल्ड डेटा टाइप है। तो इंटीजर इज एन बिल्ड इन डेटा टाइप, ठीक है। इंटीजर हो गया हमारे पास बिल्ड डेटा टाइप के पर्पज से हम लोग यूज करते हैं। आगे कॉम्बिनेशन ऑफ क्लास। तो कॉम्बिनेशन ऑफ क्लास में हम लोग किसका यूज करते हैं, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था इससे पहले, डेटा मेंबर, मेंबर फंक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ क्लासेस पढ़ा था कि जो हमारा क्लास किससे किससे बना होता, तो हम लोग यूज क्या करते हैं, डेटा एंड फंक्शन, ठीक है। डेटा और फंक्शन से मिलकर बना हुआ, तो इसी टर्म को हम लोग यूज करते हैं डेटा मेंबर, और ये हमारा हो जाता है मेंबर फंक्शन, ठीक है। तो इस दोनों से मिलकर बना हुआ कॉम्बिनेशन ऑफ क्लास। क्लास इज एन, अब क्या क्लास हमारे लिए क्या होता है, क्लास हमारे लिए होता है डिजाइन ऑफ डेटा एंड मेथड का, ठीक है। जो क्लास हमारे लिए होता है, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ क्लास क्या हो गया, डेटा मेंबर, मेंबर फंक्शन का होता है, और क्लास होता क्या, वो डिजाइन ऑफ डेटा एंड मेथड का होता है, ठीक है। आगे देख रहे हैं पॉइंटर इज डिनोटेड यूजिंग कैरेक्टर। किस कैरेक्टर से डिनोट किया जाता है, किसको, पॉइंटर को, ठीक है। अभी हम लोगों ने पिछले में देखा था कि पॉइंटर को हम लोग किस तरह से डिक्लेयर कर रहे हैं, तो वहां लिखे थे क्या, इंटीजर आस्ट्रिक्स पीटीआर। अब एक बात बताइए, तो ये जो हमारा जो आस्ट्रिक्स है, यही सिंबल के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, पॉइंटर को डिनोट करते हैं, यानी यूजिंग कैरेक्टर के रूप में। तो हमारे पास ये सिंबल होगा। डाटा फ्रॉम डायरेक्ट एक्सेस बाय द प्रोग्राम, यानी क्या है कि हमारे पास डाटा फ्रॉम डायरेक्ट एक्सेस बाय द प्रोग्राम, तो वो हमारे पास होता है डाटा हेडिंग, यानी डेटा जब इनकैप्सुलेशन में उसको हेड करके रखते हैं तो वो डायरेक्ट क्या होता है, किसी भी प्रोग्राम में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन और बचे हुए हैं जो कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज यूज्ड बाय सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में कौन सा अप्रोच को क्या किया जाता है, अप्रोच यूज्ड, ठीक है। तो हम लोग क्या बताए थे, टॉप टू
डाउन बॉटम के अप्रोच को यूज किया जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज प्रोवाइडेड बाय C++ बट नॉट इन C, ठीक है। किस टाइप, यानी यहाँ पे बात हो रही है C और C++ की, तो कौन सा टाइप C में भी यूज हो रहा और C++ में भी यूज हो रहा। अब कौन सा टाइप C++ में यूज हो रहा बट C में नहीं हो रहा, तो इस केस में क्या देखते हैं हम लोग, ये जो डबल है, फ्लोट है और इंटीजर है, ये तीनों C में भी यूज हो रहा और C++ में भी हो रहा, बट बुलियन जो हमारे पास क्या होता है, नहीं यूज हो रहा। और बुलियन हम लोग मेनली यूज क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी वैल्यू होता है जिसको हम लोग ट्रू और फॉल्स के स्केल के पर्पज से यूज करते हैं, तो उसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए हो जाएगा C में यूज नहीं होता बट C++ में यूज होता है। बुलियन को शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं और ये हमारा जो डेटा टाइप होता है तो वो हमारे पास 1 बाइट का होता है, ठीक है। जब हम लोग C के प्रोग्राम को बनाते हैं या C के प्रोग्राम को सेव करते हैं तो एक्सटेंशन यूज करते हैं, यानी फाइल को किस नाम से सेव कर रहे हैं। जैसे हम लोग ये हमारा PDF फाइल है तो हम लोग यहाँ देखते हैं .pdf, ठीक है, ये एक्सटेंशन होता है। तो हमारा जो C का जो प्रोग्राम होता है वो हमारा .cppb के नाम से सेव होता है, ठीक है। अब कह रहा कि ड्राइव डेटा टाइप इज नॉट फॉलोइंग, कौन है ऐसा जो कि ड्राइव डेटा है इसमें से नहीं है वो, तो एरे होता है, यानी ड्राइव करके निकालते हैं, एरे फंक्शन पॉइंटर कर सकते हैं, बट क्लास हमारे पास नहीं होता है, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे पास कुछ 40 क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव के। मान के चलते हैं पॉसिबिलिटी इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, तो इस 40 क्वेश्चन को डिस्कशन करने में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन या कुछ ऐसे क्वेश्चन के पार्ट को डिस्कशन किया गया जो नंबर ऑफ बढ़ सकते हैं, प्लस होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बेस्ड इसलिए चलते हैं कि ताकि ऑप्शन से में ये समझ में आ जाता है हम उस क्वेश्चन को और बेहतर किस तरह से छांट सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन से हमें आसानी से हमारा आंसर सही होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जो ऑप्शन नहीं है उसको इग्नोर करते जाते हैं तो उससे क्या होता है कि जो हमारा पॉसिबिलिटी होता है जो सही होने का वो ज़्यादा होता है, ठीक है। अब हम लोग कुछ शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद फिर लॉन्ग को देखेंगे। हमारा शॉर्ट क्वेश्चन में क्या है, पहला क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन में इनकैप्सुलेशन एंड इनहेरिटेंस, ठीक है। तो शॉर्ट, चूंकि आपके एग्जाम्शन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, कुछ शॉर्ट आएंगे, देन कुछ लॉन्ग आएंगे, तो आपको डिफाइन शॉर्ट भी करना, ऑब्जेक्टिव भी करना और लॉन्ग भी करना। यहाँ बात करें हम लोग किसका, इनकैप्सुलेशन का। तो इनकैप्सुलेशन में क्या देखें कि हम लोग किसी भी चीज़ों को, इनकैप्सुलेशन रेफर टू बाउंडेड करने यानी बाइंडिंग करने का काम करता है, एक जो किसको, डेटा को, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एट्रीब्यूट, एंड मेथड, मेथड को क्या कहते हैं, मेथड फंक्शन दैट ऑपरेट ऑन द डेटा इनटू ए सिंगल यूनिट, ठीक है। जब सिंगल यूनिट में इसको लाने का काम करता है तो वही हमारे लिए क्या कहलाता है, इनकैप्सुलेशन। अब यहाँ पे क्या है कि सिंगल यूनिट में लाने का काम करता है, तो सीधी सी बात है डेटा को क्या करेगा, प्रोटेक्टेड करेगा और डेटा को छिपाने का भी काम करेगा। तो इसलिए कहता है टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि प्रोटेक्टेड या प्रोटेक्शन काम करता है और इंफॉर्मेशन को हाइडिंग यानी छिपाने का भी काम करता है, किसके द्वारा, इनकैप्सुलेशन के द्वारा। अब आगे देखें इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इज द मेथड थ्रू विच वन क्लास यानी जो चाइल्ड क्लास होगा वो इनहेरिट फ्रॉम इट्स पेरेंट क्लास, वो पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, इनहेरिट करके ले सकता है। इट अलाउ द डेवलप्ड क्लास टू रीयूज, ठीक है, मॉडिफाइंग द फंक्शन ऑफ बेस क्लास, यानी बेस क्लास के फंक्शन को क्या कर सकता है, यूज कर सकता है, कुछ मॉडिफाइंग करके चेंजेस करके अपना यूज कर सकता है, ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन में क्या देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बाउंडेड कर रहा है सिंगल यूनिट में, सिंगल क्लास में, ठीक है, जो मेनली इंफॉर्मेशन को हिडन करने के प्रॉपर्टीज को यूज करता है, ठीक है। और इनहेरिटेंस क्या होता है कि जो हमारे पास, चूंकि हम बेसिक जो क्लासेस चल रही थी तो वहाँ पे हमने बताया था इनहेरिटेंस में क्या होगा, जो पेरेंट क्लास होते हैं, जो अपर क्लास होते हैं या जो टॉप पे होते हैं, तो वो बॉटम की ओर जो आते हैं, तो बॉटम वाले जो चाइल्ड क्लास हो गए तो क्या करते हैं, उसको एक्सेस करते हैं, किसको, इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, रीयूज के पर्पज से। अब आगे बात कर रहे हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टर इन C++। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, अब यहाँ क्या है, कंस्ट्रक्टर ए स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास दैट कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। ऑब्जेक्ट के नाम से ही क्लास
क्या कर रहे हैं हम लोग, क्रिएट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के नाम से। तो पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट डेटा मेंबर एंड सेट ऑफ ऑब्जेक्ट विद वैलिड इनिशियल स्टेज, यानी इनिशियल स्टेज वगैरह के लिए हम लोग जो यूज होता है, यानी सेम नाम से हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं और इनिशियलाइज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट डेटा मेंबर एंड सेट ऑफ ऑब्जेक्ट वैलिड इनिशियल स्टेज, यानी प्रोग्रामिंग के स्टार्टिंग में। ठीक है, अब आगे बात कर रहे हैं कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन C++ x एंड x++ इन C++। ठीक है, इसका हम लोग क्या किया, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देखे, शॉर्ट क्वेश्चन में भी देख रहे हैं इसको। ठीक है, प्रोग्रामिंग में भी इसके कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग में जब भी यूज करेंगे, चाहे ये यूज हो हमारा, ये यूज हो, कहीं ना कहीं यूज हमारा होगा ही। ठीक है, अब यहाँ क्या देख रहे हैं, प्लस प्लस, यानी पहले प्लस प्लस से देन वैल्यू है तो वो हमारे लिए क्या होता है, प्री। x++ यानी पोस्ट। ठीक है, और दोनों ही केस में क्या हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है, यानी वैल्यू को क्या करें हम लोग, इंक्रीज कर रहे हैं। तो प्लस x के केस में क्या होता है, द वैल्यू ऑफ x इंक्रीमेंट बिफोर यूज, वैल्यू के यूज होने से बिफोर ही हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको इंक्रीज कर दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने क्या देखा था, दो एग्जाम्पल हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में था, एक में क्या था प्लस x। ठीक है, और x का वैल्यू अगर हम लोग 9 ले लिए, तो इस केस में जैसे ही ये वैल्यू इंक्रीज होगा, यानी बिफोर इंक्रीजमेंट बिफोर इट यूज, यानी उसके यूज करने से पहले हम उसको क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो इस केस में ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज जैसे ही करेंगे तो ये हमारा जो वैल्यू होगा वो हमारा हो जाएगा 10। पोस्ट इंक्रीजमेंट में क्या होता है, वैल्यू इज यूज्ड, और फर्स्ट टाइम क्या होता है, वैल्यू को यूज करते हैं, 9 है तो 9 ही आएगा, देन वो वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा आफ्टरवर्ड, यानी उसके बाद जैसे वैल्यू अगर प्रोग्राम रन कर जाएगा उसके बाद हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझना ज़्यादा आसान है, वहाँ पे कंफ्यूजन या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनेशन हॉल में बच्चे को क्या होता है, प्रेशर ऑटोमेटिक रहते ही है। कुछ चीज़ों को होता है क्या कि जब हमारा कॉन्सेप्ट या बेसिक क्लियर होता है तो प्रेशर बनना कम हो जाता, और हम क्वेश्चन को देखते हैं तो लगता है ये क्वेश्चन का जवाब हम आसानी से दे सकते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारा प्रेशर क्या होता है, एग्जामिनेशन हॉल में कम होता है ये। ठीक है, और नहीं पढ़ने के बाद प्रेशर और ज़्यादा बढ़ते हैं ये। तो यहाँ आगे देख रहे हैं प्रोम्फिज्म, यानी इसका कहने का सीधा मेनी फॉर्म, कई फॉर्म को, यानी अलग अलग तरीका से अब किसी क्वेश्चन के लिए, यानी किसी का प्रॉपर्टीज कहीं पे कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, यानी है तो एक ही, तो मेनी फॉर्म उसी को यूज करते हैं हम लोग, प्रोम्फिज्म में यूज करते हैं। ठीक है, बिहेवियर चेंज हो जाता है। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, इसका जो टाइप होता है दो तरह का होता है, एक कंपाइल टाइम प्रोम्फिज्म और एक होता है रन टाइम। तो कंपाइल टाइम में दो कैटेगरी निकल के हमारे पास आता है, तो पहला हो जाता है फंक्शन ओवरलोडिंग का और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, जब हम लोग इसको प्रोम्फिज्म को जब कंपाइल टाइम में यूज करते हैं तो वो हमारे पास दो कॉन्सेप्ट निकल के आता है, एक होता है फंक्शन ओवरलोडिंग, दूसरा होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का, और दूसरा है रन टाइम। तो इसमें केवल और केवल होता है वर्चुअल फंक्शन यूज करते हैं, एक वर्चुअली एक मेमोरी को क्रिएट करने का काम करता है। अब आगे देख रहे हैं हम लोग क्या, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, तो हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, तो कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, अब यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन, अब कुछ क्वेश्चनों को हम लोग क्या करते हैं, दो तरीका से डिफरेंस वाले क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, या तो एक साइड लिखें, दूसरे साइड दूसरे को लिखें, और इसके अंदर पॉइंट बाय पॉइंट देकर लिख सकते हैं पहला। दूसरा तरीका होता है क्या, कॉल बाय वैल्यू लिखे तो इसका जितना भी है तो उस आंसर को हम लोग बाय पॉइंट अगर डिफाइन कर दें तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ज़्यादा बेहतर होता है। लंबी कहानी लिखने से बेहतर है शॉर्ट में और पॉइंट बाय पॉइंट डिफाइन करें, तो हमारे कॉन्सेप्ट को लगता है कि क्लियर है, तभी हम पॉइंट बाय पॉइंट लिख रहे हैं। ठीक है, तो उसमें जो हमारा नंबर है ज़्यादा आने के, या जो प्रॉपर नंबर है वो कटने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, एग्जामिनर के व्यू से। अब यह कॉल बाय वैल्यू में देख रहे हैं कॉपी ऑफ वेरिएबल फास्ट। ठीक है, एक कॉल बाय वैल्यू में क्या होगा, एक कॉपी होगा जो आगे बढ़ेगा, बट इसमें क्या होगा, इटसेल्फ होगा, इटसेल्फ उसको क्या करेगा, पास करेगा। कॉल बाय रेफरेंस में, कॉल बाय वैल्यू में वैल्यू एक कॉपी को आगे फॉरवर्ड करेगा। आगे क्या, कॉल बाय वैल्यू में कॉलिंग ए फंक्शन बाय सेंडिंग द वैल्यू बाय कॉपी वैल्यू। अब यहाँ क्या,
कॉलिंग फंक्शन सेंड वैल्यू किसको भेजेगा, जो कॉपी हुआ है वेरिएबल उसको। और कॉल बाय डिफरेंस में क्या हो जाएगा, कॉलिंग ए फंक्शन बाय सेंडिंग द एड्रेस ऑफ पासिस वैल्यू, जो वैल्यू हमारा पास हुआ तो उसके एड्रेस को कैरी करेगा या होल्ड करेगा, ठीक है। अब यह क्या करें कि कॉल बाय वैल्यू में ओरिजिनल वैल्यू इज नेवर अल्टर्ड, यानी ओरिजिनल वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा, और इसमें क्या होगा, ओरिजिनल वैल्यू में चेंजेस होगा। यानी यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इन वैल्यू बाय डिफरेंस, यानी इसमें क्या हो जाएगा, इन वैल्यू में चेंज होगा। इन कॉल बाय वैल्यू, और ये हमारा हो जाएगा कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है। अब आगे देख रहे हैं क्या कि हमारा जो एक्चुअल पैरामीटर होगा वो स्टोर होगा इन मेमोरी लोकेशन में, ठीक है। कहाँ, तो डिफरेंट मेमोरी लोकेशन में होगा, बट इसमें जो होगा वो स्टोर होगा सेम मेमोरी लोकेशन में, ठीक है। अब आगे बात करें कंस्ट्रक्टर इन C++ को, तो ये चूंकि हमारे पास कुछ शॉर्ट टर्म के क्वेश्चन होते हैं तो उसको हमको शॉर्ट में डिफाइन करके निकलना होता है। तो कंस्ट्रक्टर ए स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास हुज नेम इज सेम एज, यानी इसी नेम, जिस नेम से हम लोग क्लास को डिफाइन करें उसी नेम का और एक बनाना होगा क्लास, ठीक है। यानी सेम नेम का होगा, जब भी हम उस स्पेशल फंक्शन होगा या कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं तो सेम नेम के डेटा को डिफाइन करके हम लोग आगे चलेंगे। अब आगे देखने व्हाट इज ए वर्चुअल बेस क्लास, ठीक है। तो ये वर्चुअल बेस क्लास इन C++ इज ए क्लास दैट इज यूज्ड टू प्रिवेंट मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ ए क्लास फ्रॉम अपीयरिंग इन इनहेरिटेंस हेरेडिटली। अब इसके डायग्राम को समझ लें तो ज़्यादा आसान होगा। जैसे हमारे पास क्या हो गया, क्लास ए है, इसके प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कौन कर रहा, बी कर रहा, फिर कौन कर रहा, सी कर रहा, ए के प्रॉपर्टीज को कर रहा, ए के प्रॉपर्टीज को सी भी कर रहा, ठीक है। तो उसी टर्म को मल्टीपल इंटेंस, यानी मल्टीपल इंटेंस में जा रहा, ठीक है। दिस इंश्योर दैट ओनली वन कॉपी ऑफ द बेस क्लास एग्जिस्टिंग द ड्राइव क्लास, एक कॉपी इसके पास है और आगे भी वो ड्राइव क्लास की ओर जाएगा। तो अब यहाँ क्या हो गया, द रिसॉल्व इशू व्हेन ए इज इनहेरिटेड इन बोथ बी एंड सी, ए का प्रॉपर्टीज कहाँ जा रहा, बी में भी जा रहा और सी में भी जा रहा, इट इज डिक्लेयर्ड ए वर्चुअल बेस क्लास, यानी इसका जो प्रॉपर्टीज डिक्लेयर आ रहा है एक कॉपी के रूप में बी के पास भी और सी के पास भी, तो यही हमारा वर्चुअल ड्राइव क्लास कहलाता। और बी और सी का दोनों का प्रॉपर्टीज कहाँ आ रहा, डी में आ रहा। तो इसलिए हम लोग क्लास ए को डिफाइन किए, क्लास बी में क्या दिखा रहे हैं, वर्चुअल किसके लिए, तो ए के प्रॉपर्टीज को आ रहा है तो इसलिए वर्चुअल ए हो गया। सी में किसका वर्चुअल होके आ रहा है, तो ए का ही आ रहा है, चूंकि बी और सी दोनों में ए के ही प्रॉपर्टीज को ला रहे हैं। और डी क्या हो गया, डी में बी और सी दोनों को आ रहा है, तो इसलिए दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर इस डायग्राम को शो कर दें तो हमारे लिए समझना ज्यादा आसान है। अब हम लोग बात कर रहे हैं लिस्ट लॉजिकल ऑपरेटर इन C++। तो हम लोग इसमें मेनली 3 ऑपरेटर को लेके चलते हैं, ठीक है। 3 ऑपरेटर को लेके चलते हैं, तो इसमें अगर हम लोग बुलियन अलजेब्रा पढ़े हैं तो हमारा ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, उसमें दिक्कत नहीं है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, वहाँ और यहाँ के केस में थोड़ा सा अंतर होता है, बट ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। एंड वाले केस में वहाँ क्या करते थे हम लोग, डॉट का यूज करते थे, और वाले केस में हम लोग प्लस का यूज करते थे, नॉट वाले केस में हम लोग नेगेशन देने का काम करते थे बुलियन अलजेब्रा में। यहाँ पे उसी चीज़ को हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, लॉजिकल एंड। इसका सिंबल होता है हमारे पास इस तरह से, ठीक है। ऑपरेटर हो गया, इट इज बाइनरी ऑपरेटर दैट रिटर्न ट्रू। ये ट्रू वैल्यू कब देगा, अगर दोनों कंडीशन क्या हो जाएगा हमारे पास ट्रू होगा, तो हमको ये
ट्रू देगा, बोथ ऑफ इट्स ऑपरेंड्स आर ट्रू, जब हमारे पास ट्रू होगा। लॉजिकल और ऑपरेटर में हम लोग इस तरह से सिंबल को यूज करते हैं, और इसमें क्या होगा, अगर हमारे पास एक भी कंडीशन ट्रू होगा तो ये हमको ट्रू आउटपुट देगा। तो जो हम बुलियन अलजेब्रा में प्लस के रूप में यानी सिंबल के रूप में हम लोग क्या कर रहे थे, यूज कर रहे थे। ठीक है, एटलीस्ट हमारे पास 1 भी वैल्यू हो जाएगा तो वो लॉजिकल और का केस होगा। यानी हमारे पास लॉजिकल और के केस में अगर एक भी वैल्यू का ट्रू होगा तो वो हमारे पास आउटपुट रिटर्न क्या करेगा, ट्रू। लॉजिकल नॉट के केस में हम लोग सिंबल को इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, वैल्यू ऑफ कंडीशन को चेंज करने का काम करेगा। अब आगे देख रहे हैं व्हाट इज प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज इज लाइन इन ए सोर्स फाइल दैट टेल द प्री प्रोसेसर, जो पहले से क्या है, सोर्स ऑफ फाइल है, डिफाइंड है परफॉर्म ए स्पेसिफिक एक्शन। यानी पहले से अगर किसी चीज को डिफाइन कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या है, डिफाइन है। अगर हम एग्जाम्पशन से पहले अगर पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, तो हमारा टारगेट आता है कि एग्जाम्पशन हमारा अच्छे से जाए और हम बेटर कैरियर का ऑप्शन हमारे पास बन करके आ सकता है। ठीक है, तो पहले से डिफाइन होता है प्री प्रोसेसर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक एक्शन के पर्पज से। अब यहाँ पे इसका 2 टर्म यूज करते हैं, हैश डिफाइन और हैश इंक्लूड। हैश डिफाइंड इज यूज टू डिफाइन ए माइक्रो और कांस्टेंट, यानी पहले से डिफाइंड है। हम लोग चूंकि एक ऑपरेटर को इनिशियलाइज करने के टर्म में हम लोग भी इसी को देखे थे। इंक्लूड इज यूज टू इंक्लूड ए फाइल इन द सी प्रोग्राम। ठीक है, तो प्रोग्राम में जो भी फाइल इंक्लूड है वो सारे फाइल को क्या कर सकते हैं, हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेसिबल बना सकते हैं। अब आगे बात करें व्हाट इज पब्लिक इंटरफेस। पब्लिक इंटरफेस क्या होगा। इन C++ द कॉन्सेप्ट ऑफ ए पब्लिक इंटरफेस इज इम्प्लीमेंट थ्रू एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड प्योर वर्चुअल फंक्शन। यानी प्योर वर्चुअल फंक्शन में क्या हो गया, ड्राइव होकर के प्रॉपर्टीज हमारे पास आ रहा है। इन इंटरफेस इन C++ इज ए क्लास दैट प्रोवाइड ए सेट ऑफ मेथड मस्ट बी इम्प्लीमेंट बाय एनी ड्राइव क्लास, जो किसी ड्राइव क्लास के द्वारा क्या हो गया, इंप्लीमेंट किया जा रहा है या यूज किया जा रहा है। ठीक है, वो पब्लिक है। क्योंकि हम लोग यहाँ देख रहे हैं प्राइवेट बाय डिफॉल्ट एक्सेस, तो हम बना और हम ही एक्सेस करें तो वो बाय डिफॉल्ट एक्सेस हो गया, जो हमारा क्या होता है, प्राइवेट होता। पब्लिक कब हुआ, जब किसी और क्लास में डिफाइन किया गया और उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। अब यहाँ देख रहे हैं हम लोग क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप, क्या डिफरेंस होगा। ठीक है, अब क्या, व्हाइल लूप इवैल्यूएट द कंडीशन बिफोर एक्सिक्यूटिंग। ठीक है, यानी एक बार वो क्या करता है, एक्सिक्यूट करता है। और डू व्हाइल लूप क्या होता है कि जब हमारा कंडीशन एरर भी हो तो डू व्हाइल लूप हमारा क्या करता है, कंडीशन को एक्सिक्यूट कर जाएगा, देन जाके कंडीशन चेक होता है। इस कारण से अगर हम लोग कह सकते हैं कि एक ऐसा लूप हमारे पास है जो कि कंडीशन को बाद में चेक करता है, पहले एक्सिक्यूट कर देता है। ये क्या करता है, पहले चेक करता है कंडीशन को, देन एक्सिक्यूट करता है। ठीक है, इन व्हाइल लूप बडी मे नॉट एक्सिक्यूटेड इवन वन इफ द कंडीशन इज फॉल्स एंड द डू व्हाइल लूप बडी इज गारंटेड टू एक्सिक्यूट एटलीस्ट वन। यानी एक बार तो वो उसको क्या करता है, एक्सिक्यूट कर देता है, चाहे सही हो या गलत हो। अगर पहला केस है हमारे पास सही हो तो व्हाइल लूप उसको एक्सिक्यूट करेगा, और डू व्हाइल लूप भी हमारा क्या करेगा, एक्सिक्यूट करेगा। अगर कंडीशन हमारे पास गलत हो तो व्हाइल लूप हमारा क्या करेगा, उसको रोक देगा, एक्सिक्यूट नहीं करेगा। बट डू व्हाइल लूप क्या करेगा, एक्सिक्यूट कर देगा। सही के केस में और गलत के केस में कम से कम एक बार जो फंक्शन है उसको क्या करेगा, एक्सिक्यूट करेगा। ठीक है, तो डू व्हाइल लूप हमारा क्या करता है, एक बार कंडीशन को बिना चेक किए एक्सिक्यूट कर देता है, बाद में कंडीशन इसका चेक होता है, इसका पहले ही कंडीशन चेक हो जाता है। ठीक है, आफ्टर एक्सिक्यूट एटलीस्ट वन कंडीशन इज चेक आफ्टर एक्सिक्यूटिंग द बॉडी। ठीक है, तो इसके फॉर्मेट को, यानी हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, व्हाइल कंडीशन, और यहाँ पे कोडिंग पार्ट है, और डू हो गया यानी लूप हो गया, इसका कोडिंग पार्ट हो गया, और व्हाइल कंडीशन यहाँ हो गया। ठीक है, तो इसके सिंटैक्स के टर्म को हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ भी डिफाइन कर देंगे तो हमारे लिए ज़्यादा होगा।
डू वाइल लूप एटलीस्ट एक बार हमारे फंक्शन का जो भी वैल्यू उसको एक्सिक्यूट करता है, और वाइल वाले जो क्या होता है उसी कंडीशन को पहले चेक करता है देन एक्सिक्यूट करता है। अब हमारे पास आगे है हेडर फाइल। हेडर फाइल क्या? हेडर फाइल आर दोज फाइल दैट स्टोर प्री डिफाइंड फंक्शन, यानी उसके पास क्या पहले से प्री डिफाइंड फंक्शन है। जैसे हम लोग अभी क्या यूज किए थे, इसके फंक्शन के लिए यूज किए थे सी मैथ यूज किए थे, ठीक है। तो इस फंक्शन को एक्सिक्यूट करने के लिए ये जब तक हेडर फाइल यूज नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो यहाँ क्या होगा, प्री डिफाइंड फंक्शन, इट कंटेंट definition of function that you can include or import using a predefined processor directories, ठीक है। The preprocessor directories tell the compiler that the header file need to be preprocessed priority, ठीक है। प्रीप्रोसेस डायरेक्टरी यानी वो उस चीज को डिफाइन किया हुआ है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं, तो वही हमारे लिए यूज होगा हेडर फाइल के रूप में। अब आगे हमारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्टेड क्लासेस। कंस्ट्रक्टेड क्लासेस इज द क्लास दैट कैन बी इंस्टेंस एंड फुली डिफाइंड मेथड हैविंग नो वर्चुअल फंक्शन। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफाइन करें, यूज करें, डिफाइन करें, यूज करें, इसमें कोई भी वर्चुअल फंक्शन वगैरह का यूज नहीं करें, ठीक है। अब हम लोग आगे, ये हमारा क्या था, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग आगे कुछ देखते हैं क्या हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं, राइट। अब यहाँ हमारे पास क्या है कि जो बेसिकली कंप्यूटर साइंस का जो पेपर होगा 12th का, उसमें मेनली हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन भी रहेंगे ही, और हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन भी रहेंगे, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में हमारा जो प्रोग्रामिंग सेक्शन का क्वेश्चन ज़्यादा होता है, तो हमारा जो बेसिक जो क्लासेस पहले हो चुकी है उसमें भी सारे प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को बता चुके हैं, ठीक है। तो इसमें एक कंस्ट्रक्टर का इनिशियलाइज वैल्यू ऑफ ए क्लास, ये नोट्स के रूप में आपके पास मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। और दूसरा हमारे पास क्वेश्चन था कि हम लोग प्रोग्राम कैलकुलेट फैक्टोरियल नंबर यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन के रूप में हम लोग यूज किए थे। और अगला क्वेश्चन था एरे की, या राइट ए प्रोग्राम टू लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे। कॉन्सेप्ट ऑफ एरे डिफाइन किया हुआ था और उसके बाद उसका वैल्यू को यूज किया गया था, ठीक है। और आगे था डीकंस्ट्रक्टेड फंक्शन इन ओवरलोडिंग। तो ये सारे बेसिक लॉन्ग के क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा देख लिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एग्जामिनेशन के लिए।